जय हिंद दोस्तों। आज की जो आपकी ये मेंस की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान दीजिएगा। इस क्लास में हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके सिलेबस के एग्जैक्टली पॉइंट से मैच करता है और संभव है कि आने वाले एग्जाम्स में इस टॉपिक पर क्वेश्चन बन करके जरूर आए। तो क्लास को बहुत अच्छे से करना और उसके साथ ही साथ क्लास में मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं उन सारे पॉइंट्स का नोट्स बनाते चलो। और सबसे अंत में क्या करेंगे हम लोग इस क्लास के, हम लोग करेंगे यहाँ पर एक कॉपी का इवेल्युएशन। आप में से बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं एक दिन पहले उसको लिख करके सबमिट करते हो, तो उस एक कॉपी का इवेल्युएशन मैं यहाँ पर आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर करने वाला हूं ताकि आप लोगों को सारी बातें यहाँ पर क्लियर समझ में आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास में एक्सप्रेस वे के महत्व पर चर्चा करें। 200 शब्दों का प्रश्न है। प्रश्न फिर से समझिएगा। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्रेस वेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश। देखो एक बात समझो, अगर मैं यूपी की बात करूं तो कई बार यूपी को ना एक बहुत अच्छा नाम दिया जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट, तो उसका नाम जो रखते हैं हम लोग यूपी का वो रखते हैं एक्सप्रेस वे प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं, अगर ये सारे की टर्म्स ठीक है आपने अपने आंसर राइटिंग में यूज कर दिया तो आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे लिखो कि चूंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, इस कारण से कई बार उत्तर प्रदेश को हम लोग एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ये क्या कही आपने, आपने जब क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दिया, जब अपने आंसर लिखते समय जब भूमिका लिखी, उस भूमिका में ही आपने यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश का नाम दे दिया। इसका मतलब यह है कि यूपी के डेवलपमेंट में एक्सप्रेसवेज की भूमिका बहुत ज्यादा है। और ये नाम मैं नहीं दे रहा हूं कि एक्सप्रेसवे प्रदेश हम कह रहे हैं, इसको मीडिया ने नाम दिया हुआ है, इसको गवर्नमेंट खुद यहां पर कहती है कि हम एक्सप्रेसवे प्रदेश यूपी को बनाना चाहते हैं। एक बात यहां पर और समझना, यूपी में चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, ठीक है, बसपा सपा भाजपा, ठीक है, कांग्रेस तो यहां पर अभी दिखाई नहीं इधर कुछ समय से। ठीक है, तो यहां पर क्या रहा है कि हर समय हर गवर्नमेंट ने यहां पर एक्सप्रेस वे के निर्माण में अपनी भूमिका को निभाया है। ये सबसे अच्छी बात यहां पर है। तो क्वेश्चन फिर से समझो हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूपी के डेवलपमेंट में एक्सप्रेस वे के इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर चर्चा करिए। ध्यान समझना, डिस्कस करने को कह रहा है। और डिस्कस करने का मैं बहुत क्लियर अर्थ आप लोगों को बताता हूं कि आप उसके महत्व को बताओ ही बताओ, उसके साथ साथ यहां पर कौन कौन से चैलेंजेस व्याप्त हैं, कौन कौन से इश्यूज व्याप्त हैं, वो भी आपको बताना पड़ेगा। और चूंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपके अंदर OLQ होना चाहिए। OLQ क्या होता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है। इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप चैलेंजेस बताओगे तो उसके बाद आपको यहां पर कुछ तो सॉल्यूशन बताना ही पड़ेगा, कुछ तो समाधान यहां पर आप लोगों को देना ही पड़ेगा। और ये होगी आपके पूरे आंसर की फॉर्मेटिंग। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी में हम लोग एक्सप्रेसवे के इंपॉर्टेंस पर डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेसवे के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका समाधान क्या है। और वही समाधान सहित आप कंक्लूजन जब दे दोगे, ठीक है, आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो क्वेश्चन की पूरी फॉर्मेटिंग को समझो कि क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या क्या है। अब सेकंड बात यहां पर समझो कि ये सिलेबस के आपके किस पोर्शन से लिया गया। ठीक है, अगर आप जीएस पेपर से इसको सिलेबस उठाकर देखोगे तो उसका पॉइंट नंबर 15 क्या कहता है, कहता है कि उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र, क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसकी बात ये करता है। तो किसी भी देश की, किसी भी समाज की, किसी भी स्टेट की अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो उसमें सबसे ज्यादा जो कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है, सबसे अच्छा किसी देश के, किसी समाज के, किसी राज्य के डेवलपमेंट का अगर कुछ इंडिकेटर हो सकता है तो वो हो सकता है वहां के परिवहन तंत्र, वहां का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कनेक्टिविटी वहां पर कितनी ज्यादा है। ध्यान समझना, मैं अभी जो आपको एक इंपॉर्टेंस का पॉइंट बता रहा हूं वो बता रहा हूं कि परिवहन तंत्र का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करता है तो इकोनॉमी को बूस्ट करने का प्रयास करता है। इसके साथ ही साथ हर जगह का परिवहन तंत्र क्या होता है, वहां के डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है। जैसा कि आप मानो कहीं घूमते हुए किसी आप जिले में गए, किसी डिस्ट्रिक्ट में गए, आपने देखा कि यार वहां की सड़कें बहुत खराब है, आपका पहला स्टेटमेंट क्या जाएगा, यार सरकार ने यहाँ पे डेवलपमेंट किया ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सप्रेस वेज हो गए, सड़क हो गया, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो गया, वो किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट का इंडिकेटर भी होता है और कैटलिस्ट भी होता है। कैटलिस्ट क्यों होता है भाई, अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन रहा है इसका मतलब ये हो रहा है कि कनेक्टिविटी बढ़ रही है। हमने आपसे पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि 3T का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, किसी भी देश के इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 3T क्या होता है भाई, समझने का प्रयास करो। मैंने कहा कि देखो, टूरिज्म, ठीक है, जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था के बूस्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल को निभाता है। यूपी सरकार इस संदर्भ में बहुत सारे कार्य कर रही है, आपको पता है। ठीक है, हेरिटेज आर्क हो गया, फिर आपके जितने भी ये नाथ कॉरिडोर, आपका बाबा धाम वाला कॉरिडोर हो गया, ठीक है, रामायण सर्किट हो गया,
इन सब चीजों पे काम किया जा रहा है, सूफी सर्किट पर भी काम कर रही है, ठीक है। तो ये सारे काम यहाँ पे पैरेलली चल रहे हैं, तो टूरिज्म पे तो सरकार ध्यान दे रही है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि देखो किसी भी देश के, किसी भी स्टेट के अगर हम अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना, डेवलपमेंट ले आनी है, तो हमको वहां के ट्रेड पर ध्यान देना पड़ेगा, व्यापार पर ध्यान देना पड़ेगा। और आपको पता है इसलिए हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, हम यहाँ से व्यापार करने के लिए चीजों पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेड पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर फैक्टर होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, परिवहन तंत्र, ठीक है। तो किसी भी देश के, किसी भी समाज के डेवलपमेंट के लिए ये जो 3T का कॉन्सेप्ट है, ये तो आप लोग याद रखना ही रखना। आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में इसको ऐड कर सकते हो। क्या भाई, ऐसे ऐड करो कि किसी भी राज्य के डेवलपमेंट में 3T का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि टूरिज्म, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट शामिल होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। जो एक्सप्रेस वे है वो ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे की संख्या में शामिल होता है, और इसीलिए कई बार हम लोग उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश के तौर पर भी जानते हैं। ये आपका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा। तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन यहां पर बता दिया, जिसके अंतर्गत मैंने क्या किया है कि बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर शामिल कर लिए। दूसरा आप इंट्रोडक्शन यहां पर और दे सकते हो, ठीक है, या फिर एक इनरिचमेंट का पॉइंट यहां पर और लेकर के आओ। जब आपने ये एक्सप्रेस वे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो यहां पर आप कुछ आंकड़ा भी दे दो कि 13 उत्तर प्रदेश यूपी में बन रहे हैं, बने हुए हैं लगभग लगभग, ठीक है। 7 बन चुके, 6 पर काम चल रहा है, ठीक है। तो ये एक आंकड़ा आप यहां पर यूज कर सकते हो कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे कहां पर है, यूपी में है। आप यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी ऐड कर दो, गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, ठीक है, ठीक है। ये सारे आगरा लखनऊ, आगरा मेरठ वाला जो एक्सप्रेस वे, वो सारे, तो ये एग्जांपल्स यहां पर जब आप ऐड करोगे ना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप एक्सप्रेस वे की भूमिका बताओगे, एक्सप्रेस वे प्रदेश का नाम यहां पर लोगे, आप 3T का कॉन्सेप्ट यहां पर ऐड कर सकते हो। इन सारी बातों के साथ अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, आपका काम यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहां पर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। और सबसे अच्छी बात पता है, मुझे ये बात पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है। इसका मतलब ये है, जब मैं आप लोगों का आंसर पढ़ रहा था तो मैंने देखा यार 3T का कॉन्सेप्ट जो मैंने आज से 4-5 क्लास पहले समझाया था, आप उसका एप्लीकेशन आज करो, इसका मतलब ये है कि आपको चीजें याद आ रही हैं। जिन दोस्तों ने नहीं यूज किया तो सोचना, क्या आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही 3T का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया था कि टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखो ना लिखो वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन आपको ये बात ध्यान आनी चाहिए थी कि भाई ये तीनों चीज क्या होते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई इन पैरामीटर्स की बेस कि कितना एक्सप्रेस वे बना हुआ है, कितनी वहां की सड़कें अच्छी बनी हुई है, हम लोग ये बात समझते हैं कि वहां पर डेवलपमेंट कितना हुआ है, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक आप लोगों का यहाँ पर परिचय हो गया इस टॉपिक के संदर्भ में। अच्छा, कुछ परिचय यहाँ पर और समझो, ठीक है, कुछ परिचय यहाँ पर और समझो। मानो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा ये हुआ है कि एक्सप्रेस वे के इंपॉर्टेंस पर डिस्कस करना है, लेकिन संभव है कि कल की क्लास में, कल के किसी क्वेश्चन में, एग्जाम पेपर के किसी क्वेश्चन में वहां पर ये पूछ दे कि उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के क्या इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान समझना, देखो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में क्या क्या चीजें शामिल होती है ना, मैं आपको एक यहाँ पर जनरल आइडिया देता हूँ, ठीक है। परिवहन तंत्र में यूपी में क्या क्या चीजें शामिल है, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। सोचने का प्रयास करना, एग्जाम में अगर आप ये लोग चीजें याद रखोगे, आपको आंसर स्ट्रक्चर करने में बहुत अच्छी भूमिका आप लोगों की बनेगी, ठीक है। समझो क्या क्या भाई, आपको 3 चीजें तो यहाँ पर पता ही पता है, ठीक है। आपको ये पता है कि सड़क परिवहन एक परिवहन है, ठीक है, जिसको हम लोग रोड कहते हैं, और इसी रोड के अंतर्गत एक्सप्रेस वे, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इसी रोड के अंदर आप लोगों क्या क्या आता है, यहाँ पर आप लोगों का आता है एक्सप्रेस वे, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पर आता है हाईवे, ये नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है डिस्ट्रिक्ट रोड, अच्छा राइटिंग को लेकर परेशान मत हो ना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड, और फिर आप लोगों का आता है ग्रामीण सड़कें, ठीक है। तो ये आप लोगों के 4 सड़कों के प्रकार होते हैं जिस पर कोई भी समाज कार्य कर रहा है। तो किसी भी जगह पर ट्रांसपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है सड़क परिवहन। अब मानिए कल को किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दे कि सड़क परिवहन की भूमिका पर चर्चा करिए, अब क्या लिखोगे। देखो सड़क परिवहन इंपॉर्टेंट क्यों है, सड़क परिवहन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनरली ये क्या होता है ना, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करता है, ठीक है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी से मेरा मतलब ये है कि आप फ्लाइट करके गोरखपुर से दिल्ली तो आ सकते हो, लेकिन दिल्ली में अगर आपको कहीं पर जाना है तो आप फ्लाइट से नहीं जा पाओगे। आप अंबानी के लड़के नहीं हो कि आपके घर के ऊपर फ्लाइट लैंड कर रही है और आप वहां से आके अपना काम कर रहे हो, नहीं, आपको उसके बाद रोड का सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे आपको मेट्रो पकड़नी हो,
चाहे आपको कोई भी काम करना हो, लेकिन रोड का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये एक सिंपल सा फैक्टर है, ठीक है। तो सड़क परिवहन की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका ये होती है कि वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करता है। डोर टू डोर आपको एक्सेस देता है कि आप किसी व्यक्ति के घर तक पहुंच सकते हो। यहाँ पर आप रेलवे का प्रयोग करते हुए, रेलवे की व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो पूरे समाज में, पूरे देश के अंतर्गत, लेकिन आप रेलवे के माध्यम से किसी व्यक्ति के घर तक नहीं पहुंच सकते हो, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सड़क परिवहन का सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका तो ये कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करता है, और उससे भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि ये ऑल वेदर सर्विस प्रोवाइड करता है। कोई भी मौसम हो, बारिश, जाड़ा, बरसात, कोई मौसम हो, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। जनरली फ्लाइट्स में कंडीशन आती है, अगर मानिए आप वायु परिवहन का प्रयोग कर रहे हो, एयर ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर रहे हो, तो मौसम अगर खराब रहा तो फ्लाइट क्या होगी, 24 घंटे लेट कर दी जाएगी। संभव है फ्लाइट हो सके कैंसिल करनी पड़ जाए, लेकिन सड़क परिवहन में जनरली ये सुविधा रहती है कि आप ऑल वेदर में इसका प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा आप मानो वो क्या कहते हैं उसको, अंतर्देशीय जलमार्ग, ठीक है, वाटरवेज का प्रयोग करते हुए कहीं पर जा रहे हो, लेकिन वाटरवेज में समस्या ये है कि भाई अगर बाढ़ आ गया तो कहाँ से हम काम करेंगे, सूखा आ गया तो हम कहाँ से काम करेंगे, ठीक है। तो देखो, सड़क परिवहन के साथ साथ यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क और है, चूंकि मेरे दिमाग में आ गया तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, वाटरवे, ठीक है। अंतर्देशीय जलमार्ग की मैं बात कर रहा हूँ, और आपको पता है कि नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसके माध्यम से यूपी में भारत का पहला, ठीक है, वाटरवे का निर्माण किया गया, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, ठीक है, जो कि कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करता है। और आपको पता होगा अभी जो हमारे सीएम साहब हैं, सीएम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर आप यूपी को लैंडलॉक्ड स्टेट मानते हो तो आप मूर्ख हो, ठीक है, बात समझना। मतलब उनका स्टेटमेंट एग्जैक्टली ये नहीं था, उनका स्टेटमेंट ये था कि यूपी एक लैंडलॉक्ड स्टेट नहीं है, ठीक है, एक भू आबद्ध देश, भू आबद्ध राज्य नहीं है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। कारण क्या था, कारण ये था, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि देखो भाई, ठीक है, हमारे अगल बगल कोई भी वाटरवेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इनर वाटरवे का प्रयोग करेंगे, हम अंतर्देशीय जलमार्ग का प्रयोग करेंगे, हम प्रयागराज से हल्दिया तक चले जाएंगे केवल गंगा नदी के माध्यम से। हम अपने यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी इतनी सुनिश्चित करेंगे कि हमारे यहाँ पर कोई भी बिजनेस यहाँ पर आकर के रह सकता है, हमको कहीं पर भी जाना हो, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर ठीक है, हमारे पास कोई एक रिसोर्स अवेलेबल नहीं है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, हम समुद्र का प्रयोग करते हुए ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर सकते, तो ठीक है, हम वाटरवे का प्रयोग करेंगे, हम वायु परिवहन का प्रयोग करेंगे, हम एक्सप्रेसवे इतना अच्छा बनाएंगे कि हम लैंड लॉक्ड कंट्री, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल पर्पज ये है कि हम किसी भी प्रकार से अपने ट्रांसपोर्ट को लेकर कमी अपने यहाँ पर नहीं बरतेंगे, ठीक है। तो समझना, अभी हम लोग क्वेश्चन पर नहीं, अभी हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अंतर्गत यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है, और समझो भाई। इसीलिए क्या होता है ना, जो सड़क परिवहन होता है, कई बार उसको हम लाइफ लाइन भी कहते हैं, लाइफ लाइन भी कहते हैं, क्योंकि वास्तव में सड़क परिवहन क्या होता है कि इन सब चीजों की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित बहुत अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन आप लोगों का है वो एक्सप्रेस वे पर है, जो कि सड़क परिवहन का एक पार्ट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि थोड़ा सा उससे पहले आप लोग कुछ कुछ चीजें और यहाँ पर समझो, ठीक है। जो रेलवे ट्रांसपोर्ट होता है वो दूसरा ट्रांसपोर्ट का बहुत ही बेहतरीन साधन है, और आपको पता है कि यूपी में बहुत बड़ी मात्रा में रेलवे नेटवर्क स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रेजेंट टाइम में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर अर्बन मेट्रोज की भी स्थापना की जा रही है। यूपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या कर दिया गया है कि मेट्रो स्थापित कर दिया गया, ठीक है। लखनऊ, कानपुर, इन सब जगहों पर हम मेट्रो की स्थापना करें, जो कि अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गोरखपुर में भी हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है, बहुत लंबे समय से इस पर एक काम चला है, प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कि गोरखपुर में मेट्रो लेकर के आया जाए, ठीक है। तो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ पर चल रहा है वो एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम केवल पैसेंजर और ये गुड रेलवे नेटवर्क की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप यात्री और माल परिवहन की बात करो, नहीं, हम यहाँ पर अर्बन मेट्रो के माध्यम से बहुत ही फास्ट कनेक्टिविटी को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। यूपी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर ये भी है। इसके अलावा एयरवेज का आपको पता ही है भाई कि हमारे यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोले गए हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यूपी में लोकेटेड है। सबसे अच्छी खासियत बात यहाँ पर ये है, ठीक है। आप इस बात को समझ सकते हो। अब अभी एग्जांपल भी दे सकते हो कि जो अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना किया गया है, ठीक है, वो इस संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका को निभा रहा है, टूरिज्म को बहुत तेजी से बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। नोएडा में हम क्या कर रहे हैं, उसी के माध्यम से हम ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ट्रेड, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट तीनों आपस में कनेक्टेड है। क्या ट्रांसपोर्ट के बिना ट्रेड अथवा टूरिज्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको अगर अयोध्या जाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए ये सब आपस में कनेक्टेड है। इसलिए मैं 3T का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। ट्रेड करना है, ट्रांसपोर्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की स्थापना करनी है तो आपको भाई पैसे चाहिए होंगे ना, पैसे बाकी जगहों से आ रहे होते हैं,
तो सब चीजें आपस में कनेक्टेड है, ये बात ध्यान समझना। एयरवे के बाद आप वाटरवे का एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पर कि भाई हम इनका ही प्रयोग करें। और एयरवे में ना आजकल कुछ कुछ नए सिस्टम भी आ गए हैं वायु परिवहन के अंतर्गत, ठीक है। नॉर्मल फ्लाइट्स तो हैं ही हैं, इनके अलावा मुझे कुछ याद आ रहा है, वो एक छोटी छोटी कैबिन्स बनाई जा रही है, ठीक है। उनको कहीं पर इंस्टॉल भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप लोग क्या कर रहे हैं, बनारस में काम चल रहा है। मैं एक्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, तो बनारस के लिए मेरा कमेंट करके बताना क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं वहां पर, कि हम कुछ फ्लाइंग टैक्सी का कॉन्सेप्ट वहां पर चल रहा है, कि उसके माध्यम से हम क्या करने वाले हैं कि कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने वाले हैं शहर के अंतर्गत ही। तो ये ट्रांसपोर्ट के पूरे प्रकार है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि यूपी के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के महत्व पर चर्चा करिए, तो आपको हर सेक्शन पे अलग अलग यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो केवल एक्सप्रेस वे पर है, तो हम लोग केवल उस बात पर यहाँ पर ध्यान देंगे और हम लोग इस बात को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी भूमिका क्या है। समझो बात। अब इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आप चाहो तो टोटल कितने एक्सप्रेसवे की लंबाई यूपी में व्याप्त है, आप उसका भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको संख्या बता दिया, एग्जाम्पल दे दिया, आप उनका यूज करके भी आगे बढ़ सकते हो। मैं तो समझो इंपॉर्टेंस समझो, इसकी पूरी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला मैंने आपको ये बताया कि ये कैटलिस्ट का काम करता है, किस चीज के लिए, कैटलिस्ट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। कैटलिस्ट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, विकास का उत्प्रेरक होता है, ठीक है। जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, जो उत्तर प्रदेश का एरिया बहुत ही नॉट डेवलप्ड स्टेट में है, ठीक है, बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, उसको हम क्या करें, कनेक्टिविटी का प्रदान कर रहे हैं। कहां से, आप यहाँ पर देखो तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम गाजीपुर को, जो कि यूपी और बिहार के बाउंड्री पर एक जगह है, मेरा गांव भी वहीं गाजीपुर में ही है, तो गाजीपुर से हम लखनऊ, जो स्टेट की कैपिटल है, वहां से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक जिला जो कि डेवलप नहीं है, एक जगह जो डेवलप नहीं है और उसके रास्ते में पड़ने वाले वो सभी इलाके, वो हम स्टेट कैपिटल से जब जोड़ेंगे तो डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट फॉर डेवलपमेंट ये अपनी भूमिका को यहाँ पर निभा रहा है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। और समझो भाई क्या है इसके बाद, आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा जो रोजगार उत्पन्न होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से उत्पन्न होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, ठीक है, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए। अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इनका जो सेल्फ लाइफ होता है बहुत कम होता है। क्योंकि इनकी सेल्फ लाइफ कम होती है, इसका मतलब ये होता है कि किसान के खेत से मार्केट तक पहुंचाने में वो स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। और स्पीड कब आएगी, जब आपके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होगा। और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का सबसे सिंपल एग्जांपल यहाँ पर ये है कि एक्सप्रेस वे बहुत शानदार हो। अगर एक्सप्रेस वे शानदार रहा तो आप किसी गांव से, किसी अन्य शहर से प्रोडक्ट बना करके एग्रीकल्चर के, ठीक है, आप उनको मार्केट तक बहुत इजीली पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए, जो कि यूपी में सबसे बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको बूस्ट कर सकता है ये, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि जो एक्सप्रेस वेज होते हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उन्हीं जगहों पर होता है जहां पर एक्सप्रेस वे या फिर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती है। यहाँ पर क्या होती है, कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती है, बस समझना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फैक्चुअल्स आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूं, आप इनका प्रयोग करना स्टार्ट करो, ठीक है, इनका प्रयोग करना स्टार्ट करो। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा एक काम और करूंगा यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंस बताते बताते मैं कुछ कुछ चीजें आप लोगों को और समझाता हूँ, एक बार उनका एग्जाम्पल के साथ नोट करते चलना। जैसे कि जो एक्सप्रेस वे होते हैं ना वो टाइम एफिशिएंट होते हैं। टाइम एफिशिएंट का मेरा मतलब ये हो गया, समय प्रभावी होते हैं। कैसे, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान समझना। और समय प्रभावी जरूरी क्यों है, तो सबसे सिंपल एग्जांपल तो एग्रीकल्चर सेक्टर है कि अगर वहां पर समय प्रभावी नहीं होंगे, टाइम एफिशिएंट नहीं होंगे, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भाई हर व्यक्ति के समय की कीमत होती है ना। अगर आपकी कनेक्टिविटी गोरखपुर से दिल्ली की बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, तो आप क्या करो, आप इजिली अपना काम गोरखपुर दिल्ली में आपस में कर सकते हो, ठीक है, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। ये सबसे अच्छी भूमिका उसकी होती है। जैसे मानो अगर हमको पीछे अभ्यास को अपने सेंटर्स खोलने हैं यूपी के 5 जगहों पर, 5 जिलों में, तो अगर कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो मेरे लिए इजी रहेगा कि मैं हर एक दिन हर एक सेंटर पर जाकर के वहां पर काम कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये टाइम एफिशिएंट की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर ये दे रहा हूँ कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से क्या हुआ है कि जो पूर्व यूपी का जो पूर्वी किनारा और जो पश्चिमी किनारा है, ठीक है, उनके मध्य में कनेक्टिविटी को बहुत तेजी से बढ़ाया गया है। और हाल ये रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से, ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से इसमें 6 से 7 घंटे, जो पहले 12 घंटे का समय लगता था, अब वो समय करीब 6 से 7 घंटे के राउंड लगेगा। तो आपने लगभग समय को यहाँ पर 50% बचा लिया है। तो एक्सप्रेस वे की भूमिका ये कि बहुत ही टाइम एफिशिएंट होते हैं। अच्छा, एक्सप्रेस वे के इंट्रोडक्शन में हमने कुछ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था। इसके अलावा मैं आपको इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और बता रहा हूँ, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि
अगर चाहो तो आप एक्सप्रेसवे के डिफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत बेसिक डिफिनेशन दे रहा हूँ, कुछ की टर्म्स बता रहा हूँ, नोट करना, उनको आप लोग यूज कर सकते हो। क्या भाई, कि जो एक्सप्रेसवे होते हैं वो होते क्या है, वो हाई स्पीड लिमिटेड एक्सेस रोड होते हैं, ठीक है। हाई स्पीड कितनी होती है इनकी, 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाई स्पीड लिमिटेड एक्सेस रोड होते हैं, ठीक है, एक्सेस रोड होते हैं। लिमिटेड एक्सेस का मतलब समझ रहे हो कि इसमें हर जगह पर ना कनेक्टिविटी नहीं होती है। अगर आप एक बार एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए तो आपको अगर उतरना भी उससे तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तय करके आपको उतरना पड़ेगा, ठीक है। तो चढ़ने उतरने की जो जगह होती है बहुत फिक्स होती है, हर जगह से वहां पर एक्सेस नहीं होता, इसलिए उसको लिमिटेड एक्सेस रोड हम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा ना, यही पर्पज है। अगर बीच बीच में आप इसमें एक्सेस दे दोगे तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ जाएगी, ठीक है। पता चला आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो, बीच में से कौन आ गया लेकर के, ठीक है, दुन्नो गए एक साथ, दुन्नो ऊपर चले गए, ठीक है, भगवान ने बुलावा दिल्ली सबको, ये समस्याएं आती है, ठीक है। तो हाई स्पीड लिमिटेड एक्सेस रोड क्या हुआ, इसका एक बेसिक फैक्टर यहाँ पर होता है। इसके अलावा क्या होता है भाई, जनरली ये जो रोड होते हैं ये 6 से 8 लेन के रोड होते हैं, आप इनको भी प्रयोग कर सकते हो कि 6 to 8 लेन रोड होते हैं, जो कि भविष्य में इनको एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है डिजाइन करने का, डिजाइन टू फास्ट एंड इफिशियंट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इनका निर्माण इस पर्पस से किया जाता है कि बहुत ही तेजी से और बहुत ही प्रभावी तरीके से हम ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर सुनिश्चित कर पाए, ठीक है। आपको पता है कि यूपी में सबसे ज्यादा यहाँ पर है, आप इन बात का यहाँ पर एग्जाम्पल दे लेना। कुछ कुछ मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, जिसका निर्माण अभी देखो, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे जो है प्रेजेंट टाइम में वो भी यूपी में है, जो बन रहा है भविष्य के लिए वो भी यूपी में बन रहा है। मतलब यूपी हमेशा नंबर 1 पर इस कंडीशन में, ठीक है। आप इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो। आप बता सकते हो भाई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो गया, गाजीपुर बलिया माझीघाट वाला जो एक्सप्रेस वे हो गया वो हो गया, आप लोगों का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हो गया, ठीक है। इन सबका एग्जाम्पल यहाँ पर देकर के आप लोग इंट्रोडक्शन को और अच्छा कर सकते हो। मैंने 2 फैक्टर यहाँ पर बताया, 2 टर्म आप लोगों को बताया कि एक तो ये आप ये लिख देना कि हाई स्पीड लिमिटेड एक्सेस रोड है ये, इसमें करीब 6 से 8 लेन रोड होती है जो कि भविष्य में एक्सपेंडेबल होती है। और साथ ही साथ ये क्या होता है, इनका डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि बहुत ही फास्ट और बहुत ही इफिशियंट मैनर में ये ट्रांसपोर्ट को सुनिश्चित कर पाए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप चाहो तो ये पॉइंट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेन बॉडी में जहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंस देख रहे थे वहां पर आप लोग कुछ और फैक्टर समझना। अच्छा एक बात समझना, आप भी जब इस क्वेश्चन का महत्व लिख रहे होगे ना, आपने भी लिखा होगा टाइम एफिशिएंट, लेकिन ये जो एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि उदाहरण स्वरूप गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों की जो कनेक्टिविटी है वो 12 घंटे से कम होकर के 6 से 7 घंटा के अराउंड लगभग आ जाएगी, ठीक है। ये आपने यहाँ पर एग्जाम्पल ऐड किया, एग्जाम्पल ऐड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझना। एग्जाम्पल ऐड करना यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बताओ भाई, आप बताओ कि जो एक्सप्रेस वेज होते हैं, ठीक है, जो एक्सप्रेस वे होते हैं वो क्या होते हैं, वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। एनर्जी एफिशिएंट क्यों है भाई, अगर कोई गाड़ी अच्छी स्पीड से चल रही है, बिना रुके चल रही है, तो उसमें जो फ्यूल कंजम्पशन होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। और एक्सप्रेस वे का पूरा पर्पज ये कि हम वहां पर क्या करेंगे, हाई स्पीड मेंटेन करेंगे, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगभग हमको गाड़ियों की मेंटेन करनी है। तो अगर एनर्जी एफिशिएंट हम हो गए, इसका मतलब ये हो कि फ्यूल के कंजम्पशन कम हो रहा है अगर एक्सप्रेस वे के माध्यम से, तो एक पॉइंट तो आप यहाँ पर ये लिख दो और आप ये बता सकते हो कि इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है उसकी तरफ यूपी की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका इसके माध्यम से तय की जा रही है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या की जा रही है, तय की जा रही है। आप यहाँ पर कुछ और लिखो, आप ये लिखो कि ये जो रोड होते हैं, जो एक्सप्रेस वेज होते हैं, इन एक्सप्रेस वे का निर्माण हम लोग किस प्रकार से करते हैं, हम लोग कहते हैं कॉरिडोर बेस्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण, ठीक है। कॉरिडोर बेस्ड आप एक्सप्रेस वे का निर्माण करते हो, जैसे कि आप डिफेंस कॉरिडोर का आपने नाम सुना होगा, कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस बेसिस पे वर्क करते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, तो मान लो एग्जांपल ये है, ठीक है, मानो ये आपका हो गया चित्रकूट, ठीक है, और ये आपका हो गया इटावा, ठीक है। तो चित्रकूट और इटावा को कनेक्ट करने के लिए हमने एक एक्सप्रेस वे बना दिया, ठीक है, एक एक्सप्रेस वे बना दिया। अब जब यहाँ पर हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो इस रोड के अगल बगल जितने भी सेंटर्स होंगे, इन सेंटर्स पर क्या होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट होती है। और उन इंडस्ट्रीज को हमने डेवलप ही इस प्रकार से करता है कि प्रॉपर एक कॉरिडोर का निर्माण हो जाए जो कि विशेष सेक्टर पर फोकस हो। जैसे कि आप यहाँ पे फार्मा टेक को फोकस कर सकते हो, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट कर सकते हो, आप आईटी सेक्टर को यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, आप यहाँ पे कैसे टेक्सटाइल कंपनियों को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हो, आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्रॉपर कॉरिडोर का निर्माण कर सकते हो, डिफेंस कॉरिडोर पे आप काम कर ही रहे हो, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर देते चलो कि इनका मेन पर्पज ये होता है कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट करें, जिसके लिए कॉरिडोर बेस्ड प्रोडक्ट यहाँ पर, कॉरिडोर बेस्ड डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा रहा है एक्सप्रेस बेस का।
एग्जाम्पल दे देना इसी प्रकार से बना करके मैप कि चित्रकूट और इटावा के मध्य में हमने एक्सप्रेस बनाया और उसके दोनों साइड में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स को डेवलप कर, हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कर रहे हैं, जिसके माध्यम से क्या होगा, कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, प्लस साथ साथ जो भी अगल बगल इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है उनके लिए जो प्रॉपर स्किल की रिक्वायरमेंट है हम वो प्रोवाइड यहाँ पे करा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा समझो भाई, हमने जहां पर टाइम एफिशिएंट बताया हुआ है ना, वहीं पर आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हो कि ये कनेक्टिविटी को बहुत अच्छा कर रहा है। कनेक्टिविटी कैसे भाई, देखो जनरली कनेक्टिविटी किस प्रकार से बनाई जा रही है ना एक्सप्रेसवे के माध्यम से, कि हम किसी डिस्ट्रिक्ट को यूपी के या तो स्टेट कैपिटल से लिंक कर रहे हैं या तो नेशनल कैपिटल से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो हम लखनऊ से लिंक कर रहे हैं या तो हम दिल्ली से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी जिले को आपने लखनऊ से लिंक कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि लखनऊ तक की उसकी पहुंच हो गई है, और भाई लखनऊ और दिल्ली तो आपस में कनेक्टेड है ही है। ठीक है, लखनऊ और दिल्ली तो एक बहुत ही अच्छे एक्सप्रेसवे के माध्यम से कनेक्टेड है ही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जिला लखनऊ से होते हुए दिल्ली बहुत इजीली वहां पर पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार से एक अल्टरनेटिव रूट यहाँ पर ये भी कि हम सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहे हैं, दिल्ली से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है ना, वो इस प्रकार से सुनिश्चित की जा रही है कि हर जगहों पर हम क्या करें, कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर पाए। ठीक है, आप यही नहीं, जितने एक्सप्रेसवेज का निर्माण हो रहा है उन सभी एक्सप्रेसवे में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब कॉरिडोर बेस्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो अभी पिछले बजट में सरकार ने यहाँ पर क्या किया था कि ओडीओपी प्रोडक्ट्स की भूमिका को बढ़ाने के लिए, ओडीओपी प्रोडक्ट को और फेमस करने के लिए हमने इन एक्सप्रेसवे के किनारों किनारों पर यूनिटी मॉल की स्थापना की थी। यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बजट में सरकार ने दिया था। ठीक है, और इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हो अपने आंसर में। ठीक है, चलो, तो मेरा फिर से पर्पज वो समझना, मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ एग्जांपल्स आप लोगों को नोट करते रहने पड़ेंगे, एग्जांपल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक्सप्रेसवे की एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिक भूमिका को समझना। मतलब ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है, मुझे पता है कि ये आप लोग किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, मैं इस गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, चाहो तो आप लोग ढूंढ लेना और कमेंट करके बताना कि ये सर फैक्ट यहाँ पर मैंने पढ़ा। ठीक है, क्या भाई पढ़ा होगा आपने, मुझे ये भी पता है कि आपने इस एग्जाम्पल के बारे में सुना होगा, बट उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो समझने का प्रयास करो। कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग इन एक्सप्रेसवे को प्रयोग फ्लाइट लैंडिंग के पर्पज से कर सकते हैं, फ्लाइट लैंडिंग के पर्पज से कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पर ये है, और फ्लाइट लैंडिंग केवल सिविल फ्लाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिफेंस के पर्पज से भी फ्लाइट की हम लैंडिंग यहाँ पे करा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि वर्ष 2015 में यमुना एक्सप्रेसवे पे क्या किया गया था, मिराज 2000 को लैंड कराया गया था, ताकि ये सुनिश्चित हो पाए कि अगर भविष्य में कभी हमको सुरक्षा संबंधी कोई चुनौती उत्पन्न होती है तो हम उस एक्सप्रेसवे का प्रयोग लैंडिंग के पर्पज से भी कर सकते हैं। और यही नहीं, बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। इसके बाद अभी जो रिसेंट में गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, वहां पर शाहजहांपुर में, ठीक है, उस गंगा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के बीच में शाहजहांपुर पर इमरजेंसी लैंडिंग सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ा तो हम एक्सप्रेसवे पर ही फ्लाइट को उतार देंगे, एक्सप्रेसवे पर ही हम डिफेंस एयरक्राफ्ट को उतार सकते हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पर है। बात समझ रहे हो आप लोग, कितनी इंपॉर्टेंट काम इस एक्सप्रेस का यूज किया जा रहा है, कितना यूनिक इनिशिएटिव इस बात का है, ये बात समझने का प्रयास करो। वर्ष 2015 में मुझे लगता है इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उस गवर्नमेंट ने मिराज 2000 को लैंड कराया था। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी जो काम चल रहा है वो गंगा एक्सप्रेसवे के शाहजहांपुर के रीजन में हम फ्लाइट लैंडिंग का व्यवस्था करा रहे हैं। ठीक है, जो कि एक्सप्रेस वे पर ही होगा, अपने में बेहद शानदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा समझो भाई, ये आउट ऑफ द फंक्शन, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर आप इसको बता दिए अपने आंसर में एक्सप्रेस की भूमिका में, आपका नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया, मतलब गारंटी है इस बात की। और समझो भाई ये जो एक्सप्रेस वे हैं ये एम्प्लॉयमेंट पर फोकस कर रहे हैं, इस पर रोजगार पर फोकस कर रहे हैं, और इस रोजगार में जो भूमिका है वो महिलाओं की ज्यादा है। ठीक है, तो जीडीपी यहां से बढ़ेगा क्योंकि हम अपनी आधी आबादी को यहाँ पर शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, महिलाएं आ रही है, रोड के किनारे कुछ इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, महिलाएं काम कर रही है, जनरली महिलाओं की भूमिका यहाँ पर ज्यादा है। तो इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हो रहा ही हो रहा है, वो भी महिला सेंट्रिक एम्पावरमेंट क्रिएट हो रहा है, ये अपने में एक अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा भाई इस क्या नाम था, मैंने भी बता रहा था आप लोगों को, ये एक्सप्रेसवे के माध्यम से, ठीक है, हम जो 3T वाले कॉन्सेप्ट में आप देखो, टूरिज्म को भी आप यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो, इसी के माध्यम से आप ट्रेड को भी प्रमोट कर सकते हो। आपको याद होगा एक, मैं आपको अगर यहाँ पे एक फैक्ट बताऊं तो एक फैक्ट ये है कि
लीड इंडेक्स, हाँ मैं आपको बताता हूँ लीड इंडेक्स, ठीक है। लीड इंडेक्स आपने पढ़ा भी होगा, लॉजिस्टिक ईज एक्सेस इनटू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। लीड्स रिपोर्ट जो होती है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो यूपी की भूमिका है, ठीक है, लॉजिस्टिक के मामले में एक ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो वो बहुत अच्छी रैंकिंग पर यहाँ पर आ गया। अचीवर स्टेट में हम लोग शामिल हो रहे हैं और ये लगातार दूसरे बार ऐसा हो रहा है कि यूपी की भूमिका यहाँ पर अच्छी हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्योंकि भूमिका अच्छी, तो लीड्स में रैंकिंग भी हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। इसके अलावा हम इन एक्सप्रेसवे के अलावा, एक्सप्रेसवे के साथ साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग इनके दोनों साइड क्या कर रहे हैं, ठीक है, इनके दोनों साइड क्या कर रहे हैं, हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, ठीक है। जैसे गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों साइड वृक्षारोपण किया जा रहा है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके माध्यम से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक वो बना रहे हैं, इन दोनों एक्सप्रेसवे के दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, हम लोग सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर रहे हैं, जिससे हम लोग एनर्जी के मामले में इस पर भी यहाँ पर ध्यान दे पाए, ठीक है। सोलर पावर प्लांट की भी स्थापना यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। सौर ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा, तो अपने में ये भी बहुत अच्छी बात है। आप इसी वाले पॉइंट में जहाँ पर आपने एनर्जी एफिशिएंट लिखा था ना कि फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होगा, तब यहाँ पर इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो कि हम इसके दोनों साइड सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी का एक नया फॉर्मेट यहाँ पर ये भी निकल करके आ रहा है, ठीक है। आप इसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो आपने देखा कि लीड्स में यूपी की रैंकिंग बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यूपी की रैंकिंग बढ़ रही है। ट्रेड, ट्रीटी में ट्रेड आता है टूरिज्म के बाद, ठीक है। तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दो रिपोर्ट में जो यूपी की रैंकिंग है वो अपने आप यहाँ पर अच्छी हो गई है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लीड्स में और ईओडीबी में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत इन पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन करो, ठीक है। इसके अलावा भाई अब देखो, मैंने आपसे कहा कि चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्कस करें, चर्चा करें, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको कुछ चैलेंजेस बताने पड़ेंगे। अच्छा, चैलेंजेस से पहले एक बताओ, समझो, इस क्वेश्चन में मैप जरूर बनाना, ठीक है मेरे दोस्तों। मैप अगर आप बना दिए आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। आप कहोगे सर यूपी का मैप बनाने नहीं आता, अरे देखो इससे सुंदर मैप कोई बना सकता है यूपी का? कितना सेकंड लगा मुझे 6 सेकंड भी नहीं लगा यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर क्या किया कि यूपी का मैप यहाँ पर बना दिया, ठीक है। यूपी का मैप यहाँ पर मैंने बना दिया। अब अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं छोटी छोटी बातें, तो ध्यान समझिएगा। इस मैप को आप लोग फिल कर लो, जैसे कि गाजीपुर हो गया, गाजीपुर से लखनऊ की हमने कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर दी, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से। और केवल यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं, हम इस लखनऊ को जोड़ रहे हैं फिर किससे, आगरा से, ठीक है। तो ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे आप लोगों का हो गया, जिसका निर्माण 2017 के राउंड में किया गया था। और इस लखनऊ आगरा के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, आगरा को यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पर दिल्ली से जोड़ रहे हो, एनसीआर के रीजन से जोड़ रहे हो, ठीक है। और ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे या फिर ताज एक्सप्रेसवे हो गया। तो 3 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे तो आपके सामने दिख रहा है। एक कौन सा हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता है, ठीक है। गाजीपुर क्या करता है, लखनऊ से जोड़ता है। और इसी लखनऊ को जब आप आगरा से जोड़ते हो तो यहाँ पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का निर्माण होता है। और जब आप आगरा को एनसीआर रीजन से जोड़ते हो तो ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे या फिर ताज एक्सप्रेसवे बनता है। तो ये 3 एक्सप्रेसवे तो दिखाई देना। इसके बाद समझो, बुंदेलखंड के चित्रकूट से हम क्या कर रहे हैं, इस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक लिंक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जिसका नाम क्या यहाँ पर है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसको मैं कहता है, ठीक है। ये आपका बुंदेलखंड के चित्रकूट से इटावा तक कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करता है। और आपने यहाँ पर क्या किया, देखो बुंदेलखंड से आप इटावा पहुंचे, अब इटावा के माध्यम से आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे आ रही थी, ये आगे आपको एनसीआर तक जोड़ दे रही है, ठीक है। आपको आगे क्या कर रही है, एनसीआर तक जोड़ दे रही है। अपनी अच्छी भूमिका यहाँ पर ये हो गई, ठीक है। 296 किलोमीटर का ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में ही 2022 से 23 में ही प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। अच्छा, जब इसका आप चैलेंजेस बताओगे तो एक पॉइंट जरूर मेंशन करना कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। और उसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, उसके अगले दिन ही ये रिपोर्ट आती है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में धंस गया है, ठीक है। बारिश हुआ उसके अगले दिन वो धंस गया, ठीक है। तो ये करप्शन वाले पॉइंट को यहाँ पर जरूर मेंशन करना। चैलेंजेस यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स और बता सकते हो, करप्शन तो हो ही गया, इसके अलावा यहाँ पर बता सकते हो ये भाई कि यहाँ पर क्या है कि जो लैंड अधिग्रहण है, जो भूमि अधिग्रहण है, वो एक बहुत बड़ी समस्या को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि जो प्रोजेक्ट का हम निर्माण कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट मानो अगर हमको 2 साल में कंप्लीट करना था, तो उसको कंप्लीट होने में 5 साल का समय लग रहा है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है ना किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो उसका कॉस्ट अपने आप बढ़ने लग जाता है, ठीक है। आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो। 3 समस्या तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि एक देरी हो रही है, जब देरी होगी तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन होता है, उसके अगले दिन यहाँ पर क्या होता है कि एक्सप्रेसवे धंस जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बताओ,
कि लैंड अधिग्रहण में समस्याएं आ रही है, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, मैप में आपको मैंने 3 एक्सप्रेसवे दिखा दिया, आप यहाँ पर एक एक्सप्रेसवे और सोच लो, ठीक है, ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो आप लोगों की है, ठीक है, आप उसको सोच लो कि भाई यहाँ पर गोरखपुर लगभग लगभग है नेपाल और यूपी के बाउंड्री के अराउंड में, ठीक है, और इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम आजमगढ़ को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में 2 आपके जिले और आते हैं, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर, ठीक है। तो गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर होते हुए जब आजमगढ़ पहुंच रहे हैं, तो ये जो आजमगढ़ वाला पोर्शन है, ये आपका पोर्शन गाजीपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे के मध्य में कनेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहुंचे, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से आप सीधे यहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पहुंच सकते हो। और जब लखनऊ पहुंच गए तो लखनऊ से फिर आप चले जाओ आगरा, आगरा चले जाओ एनसीआर। इतनी सिंपल कनेक्टिविटी आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है, इतनी सिंपल कनेक्टिविटी आपको कहाँ मिलेगी। अभी रिसेंट में जो हम लोग गंगा एक्सप्रेस पे काम कर रहे हैं, वो प्रयागराज से आपका मेरठ तक को क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। प्रयागराज से मेरठ, मेरठ को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। आप इस पॉइंट को भी मेंशन कर दो कि गंगा एक्सप्रेस वे क्या है भाई, वो अभी सेमी मतलब लगभग उसमें काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और बहुत ही जल्दी काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस प्रकार से है। आप इन सारे एग्जांपल्स को ऐड करो, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड करो। मैंने आपको इस क्वेश्चन की पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पर समझाया कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें यूज़ करना था, ठीक है। मैंने आपको मैप भी बनाया है, मैप आप सबको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैप बनाना, और मैप को इतना बड़ा नहीं बनाना जैसे मैंने बनाया, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हुआ है। आप क्या करना, इसको थोड़ा सा छोटा करके अपने राइट साइड में यहाँ पर ऐड करना, ठीक है। और जब यहाँ पर आप ऐसे बना दोगे, आप इसमें लिख भी देना कि ये एक्सप्रेसवे कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना फिगर यूपी के प्रमुख एक्सप्रेसवे, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपनी आंसर राइटिंग ऐसे पैरेलली करते रहनी है। ये आपका पूरा फॉर्मेटिंग होता है आंसर राइटिंग का। कभी भी ना इतना बड़ा मैप मत बनाना, कोई यूज नहीं है उस मैप का, ठीक है, कोई यूज नहीं है उस मैप का। तो ये सिंपल आपको मैंने कुछ फॉर्मेटिंग डिस्कस किया। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के बेसिक पर फिर से आऊँ और मैं आपको समझाऊं कि क्वेश्चन में करना क्या क्या था। क्वेश्चन में करना ये था, सिंपल सा समझना, इंट्रोडक्शन देना था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 2-3 की टर्म बोला है कि एक्सप्रेसवे प्रदेश, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यहीं पर है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन भी यहीं पर रहा है, हाई स्पीड लिमिटेड एक्सेस रोड है ये, 120 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है, 6 to 8 लेन रोड यहाँ पर होता है लेवल, ठीक है। यूपी में करीब 13 एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। यूपी एडा, इसका आप लोग चाहते हैं प्रयोग कर सकते हो इंट्रोडक्शन में फिर कंक्लूजन में, कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपीडा, इसको हम ऐसे कहते हैं यूपीडा, ठीक है। तो यूपीडा की भूमिका को यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, ठीक है, कि यूपीडा एक नोडल एजेंसी है जो कि यहाँ पर एसपी पे काम करती है, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है निम्नलिखित प्रकार से, ठीक है। या फिर भाई कि देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में इसकी भूमिका इस प्रकार से है, आप वहाँ पर वो दे दो, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पर आप लोग क्या दे सकते हो, पर सोचो कंक्लूजन में अगर हम यहाँ पर लिखना रहे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई कि सरकार को चाहिए कि जो रोड बने वो बहुत हाई क्वालिटी का रोड बने। हाई क्वालिटी के रोड अगर बनेगा तो हमारे लिए बहुत डेवलपमेंट होगी, हमारे यहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही जो नोडल मंत्रालय उसको भी अपनी भूमिका को और बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ट्रिपल पी प्रोजेक्ट के आधार पर हमको यहाँ पर रोडों का निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए कि वो लाइफलाइन के तौर पर वास्तव में कार्य करे। देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने में जो यूपी की महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें अपने रोल को यहाँ पर निभा पाए, ठीक है। तो बता देना आप लोग, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर नोट करने कि अर्थव्यवस्था में जो एक्सपेंडिंग एक्सप्रेसवे नेटवर्क की भूमिका होती है वो इसके माध्यम से सुनिश्चित यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर कंक्लूजन हो गया। तो इंट्रोडक्शन में सारे पॉइंट्स रहेंगे, मेन बॉडी में आप इंपॉर्टेंस बताओगे, इंपॉर्टेंस बताने के बाद कंक्लूजन बताओ, चुनौतियां बताओगे, चुनौतियां बताए कंक्लूजन बताओगे, और हर में एग्जाम्पल देना है, किसी ना किसी एक्सप्रेसवे का एग्जाम्पल आप लोगों को हर जगह पर देना है। मैंने कुछ यूनिक पॉइंट्स भी बताए हैं, उन पॉइंट्स को भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत अच्छे पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये आपको नंबर यहाँ पर दिलाएंगे। जो मैं अभी कॉपी डिस्कस करने वाला था साथ में आप लोगों की, वो मैं भी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, मैं क्लास को भी थोड़ा जल्दी इसीलिए आगे लेके बढ़ा हूँ लास्ट में, वरना मैं भी डिस्कशन में 10-15 मिनट और खींचता मैं, क्योंकि मेरा ये सिस्टम डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अगर मैं क्लास को बंद नहीं करूंगा तो मेरी क्लास यहाँ पे बीच में ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी पूरी क्लास, ठीक है। तो आई होप कि क्लासेस आपको समझ में आई होंगी। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पर कौन से पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए हैं, या फिर यहाँ पर आप कौन से पॉइंट्स एडिशनल ऐड कर सकते थे, ठीक है। कमेंट में बताना, मैं देखूंगा आप लोगों का, ठीक है। और सभी लोग कमेंट में ये बात जरूर बताना कि ये क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही है, ठीक है, क्या सजेशंस हैं, क्या फीडबैक है। जितने लोगों को हम लोग का डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, प्रयास बैच है, ठीक है, मंथली बैच है, बहुत ही शानदार बैच है, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो और यहाँ पर आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।